कोई दूसरा रास्ता नहीं दिखाई देता। रोती हूँ, सुसाइड के ख्याल आते हैं, स्ट्रेस से बीमारी हो गई है, नींद नहीं आती। कॉलेज की 2 महीने की छुट्टी में 1 महीना रोते-रोते निकल गया। अरे भाई! सेक्स इज़ अ फैक्ट ऑफ लाइफ, सामने हर जगह है, चल रहा है, चलता ही जा रहा है। तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड ने कर लिया तो उसने कौन सा कमाल कर लिया, कोई अद्भुत बात हो गई? और तुम्हारे साथ भी कर रही होती तो भी वही सब कर रही होती जो किसी और के साथ कर रही होगी। नाम नहीं लूँगा, भाई हैं अपने छोटे, कह रहे हैं कि मेरा ब्रेकअप हुआ है और मेरी प्रेमिका ने तो 2-3 महीने में एक दूसरा पकड़ लिया है। अब मुझे ख्याल आते हैं कि वो और वो जो दूसरा वाला है उनका क्या चल रहा होगा, और ये ख्याल, ये कल्पनाएं अब मुझे जीने नहीं दे रही। मैं क्या करूं? सचमुच दुनिया में बहुत गम है। तुम एक काम करो, बिल्कुल मजाक में नहीं बोल रहा हूं, ठीक है? ये तुमको मैं रामबाण इलाज बता रहा हूं। जितनी तुम कल्पनाएं करना चाहते हो सब कर डालो एक बार में बैठ के, और सहज हो जाओ। तुम क्या कल्पना की बात कर रहे हो? तुम और कुछ नहीं कल्पना आ रही, यही आ रही कि सेक्स कर रही होगी उसके साथ, क्योंकि तुमने भी लड़की पकड़ी तो सेक्स के लिए ही थी। अब तुमने किया कि नहीं किया पता नहीं, पर दूसरे के साथ कर रही है ऐसा तुमको ख्याल आ रहा होगा, यही तुम दिमाग में ब्लू फिल्म चलाते होगे, उससे तुम परेशान हो रहे हो, इतनी सी बात है। तो वो तुम पूरी चला डालो और उसको रिवाइंड कर करके 5-7 बार एक ही रात में ख़त्म कर दो। काहे के लिए उसको थोड़ा थोड़ा अपने आप को कचोटने दे रहे हो? जो भी जहर है पूरा ही पी लो, उसमें ऐसा कुछ है नहीं। थोड़ी देर बाद अपनी कल्पनाओं में पाओगे कि 2 जिस्म बचे हैं, बस उनके चेहरे नहीं हैं। क्योंकि जिस्म जब 2 होते हैं ना तो चेहरे तो उनके होते भी नहीं। चेहरे का मतलब होता है यूनिकनेस, कुछ अलग। कुछ नहीं अलग होता। 2 शरीर जब मिलते हैं तो बिल्कुल वैसे ही मिल रहे होते हैं जैसे आज से 1 करोड़ साल पहले भी 2 शरीर मिले थे। उनमें कुछ अलग नहीं है, कुछ यूनिक नहीं है। शरीर शरीर होता है। तुम्हारी प्रेमिका का शरीर हो, तुम्हारे पुरखों का शरीर हो, सब शरीर एक से होते हैं और सब शरीरों का काम होता है वो सब करना जो तुम्हारी कल्पनाओं में आ रहा है। उसमें कुछ अलग नहीं है, कुछ खास नहीं है। तुम उसकी कल्पना का विरोध मत करो। विरोध तुम जितना कर रहे हो उतना वो कल्पना तुम्हारे लिए अर्थपूर्ण हो जाती है। शांति से बैठ के पूरा ही स्वीकार कर लो, हाँ ये बिल्कुल सही बात है। अभी वो बैठे होंगे, अभी वो उन्होंने पहले डिनर करा होगा, डिनर करके गाड़ी से लौट रहे होंगे, फिर फॉन्डलिंग शुरू कर दी होगी। अब वो वापस जाएंगे, वापस जाके थोड़ी देर इधर उधर की बातें करेंगे, फिर बिस्तर में घुस जाएंगे, फिर सेक्स करेंगे। इससे ज़्यादा तो वैसे भी कुछ होता नहीं है। तो इसमें तुम इतना क्या घबरा रहे हो? पूरा ही सोच लो, और कई कई बार सोच लो। इतना सोच लो कि ऊब जाओ, मुक्त हो जाओगे। इससे ज़्यादा कुछ कर लेंगे, इससे ज़्यादा क्या करेंगे वो? ऐसा तो होगा नहीं कि अचानक यहाँ से कूद लगाई और जाके जुपिटर पे बैठ गए और वहाँ ग्रेविटी ज़्यादा है इसीलिए सेक्स में ज़्यादा मज़ा आया होगा। जैसे 2 छिपकलियाँ होती हैं कमरे के अंदर, जैसे 2 तिलचट्टे होते हैं, जैसे सड़क पे 2 कुत्ते होते हैं, वैसे ही 2 इंसान होते हैं वासना के क्षण में। कर लो पूरी कल्पना। उसमें कल्पना करने ऐसा भी कुछ नहीं है। कल्पना तो ऐसी चीज़ की जाती है जो तथ्य के रूप में मौजूद ना हो, तब कल्पना की ज़रूरत पड़ती है। उसमें कल्पना भी क्या करनी है? सेक्स इज़ अ फैक्ट ऑफ लाइफ, सामने हर जगह है, चल रहा है, चलता ही जा रहा है। तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड ने कर लिया तो उसने कौन सा कमाल कर लिया, कोई अद्भुत बात हो गई? और तुम्हारे साथ भी कर रही होती तो भी वही सब कर रही होती जो किसी और के साथ कर रही होगी। तो तुम हो कि कोई और है? सच पूछो तो एक ही बात है। 2 बॉडीज हैं, फेसलेस बॉडीज। जबरदस्ती का आइडेंटिफिकेशन मत करो। हर आदमी को ये बात समझ में नहीं आएगी। बहुत लोग कहेंगे ऐसे थोड़ी होता है, ये कैसी बातें कर रहे हैं। पर तुमने अगर मेरे साथ थोड़ा सुना है, पढ़ा है, अध्यात्म, उपनिषद, गीता थोड़ा तुम्हारे भीतर उतरी है, तो मनुष्य क्या है, मनुष्य की पहचान क्या है, त्रिगुणात्मक प्रकृति क्या है और किस तरीके से वो हमें संचालित करती है, ये सब समझ में आया होगा, तो फिर समझ पाओगे कि मैं तुम्हें क्या कह रहा हूँ। कुछ विशेष नहीं है बेटा यहाँ पे।
क्या विशेष हो जाना है, बताओ ना, क्या विशेष हो जाना है? तुम्हें आज ये समस्या आ रही है कि तुम्हारी लड़की चली गई, कल को तुम्हारी जान चली जानी है। क्या समस्या? संतों ने कहा है ना, एक दिन ऐसा आएगा कोई काहू का नहीं, घर की नारी को कहे और तन की नारी जाही। घर की नारी को तुम बचाने की कोशिश कर रहे हो, जो तन की नाड़ी है, ये पल्स, ये भी नहीं रहेगी एक दिन। और ये सिर्फ तुम्हारी कहानी नहीं है, हम में से हर एक की कहानी है। इसमें विशिष्ट क्या है? व्हाट इज सो यूनिक स्पेसिफिक अबाउट इट? और सूत्र तुम्हें दे रहा हूं नॉन रेजिस्टेंस का। प्रकृति का विरोध नहीं किया जाता, रेजिस्ट मत करो, अविरोध। जो हो ही रहा है उसकी दृष्टा हो जाओ, हाँ ठीक है, ये तो प्रकृति में सदा से होता है या अभी भी हो रहा है। मैं काहे को लेके इसको इतना छटपटा रहा हूं? मैं क्यों ऐसी बात को महत्व दे रहा हूं जो सार्वजनिक है? और ये बात सिर्फ प्रेमी प्रेमिका की नहीं है। जो भी तुम्हें भविष्य की कल्पनाएं बहुत भयानक लगती हो ना, उनसे भागा मत करो। बैठ के वो पूरा सोच ही लिया करो कि हाँ ठीक है, हो जाने दो। वर्स्ट केस सिनेरियो क्या है, ये सब हो भी जाएगा। तुम पाओगे जो चीज़ तुम्हें बहुत डराती भी है वो इतनी भयानक नहीं है कि वो तुम्हारी हस्ती को उखाड़ दे। उसको सिर्फ कल्पना में रखोगे, उसका विरोध करते रहोगे तो वो भयानक लगती रहेगी। स्वीकार कर लो, हाँ ठीक है। कब तक इसको अस्वीकार करें? आज नहीं तो कल तो ऐसा होना ही है। मौत जैसी बात है कि क्या उसको अस्वीकार करें? कल नहीं भी आई, हमने टाल दी, कल तो परसों आएगी, उसको अस्वीकार क्या करना है? मजाक बना लो अपना। हम्म, यही सब तभी तो दिया है ना। गधा राम बड़ा प्रेमी प्रेमी बना करते थे, देखो अभी क्या चल रहा है। अपने दुख को काटने के लिए अपना ही चुटकुला बनाना अच्छा एक जरिया होता है, क्योंकि दुख गंभीरता मांगता है। दुखी आदमी को देखना हो कितना गंभीर रहता है, देखा कभी दुखी आदमी को? एकदम गंभीर रहता है। अपना दुख काटना हो तो गंभीरता हटा दो, अपने ही ऊपर हंसना शुरू कर दो, दुख चला जाएगा। और हंसा ऐसे ही जाता है कि बहुत सीरियस हो रहे थे साहब अपने अफेयर में, ये देखो क्या चल रहा है, हंसो अपने ऊपर। और इतना ही नहीं, अपने सब दोस्तों को ही बता दो, उनको खास तौर पर आग्रह करो कि सब मेरे ऊपर हंसो, सब मेरा चुटकुला बनाओ। कह रही हैं 20 साल की हो गई हूँ, बहुत जी ली, अब जिया नहीं जा रहा। सामने होती तो अभी कान मरोड़ दिए जाते। 20 साल की हो गई हूँ और जिया नहीं जा रहा। क्यों? क्योंकि आईटी पटना में है, मैकेनिकल ब्रांच में है, वहाँ मन नहीं लग रहा। सीजीपीए बस 7 आई है। अरे भैया 7 अबव एवरेज होती है, लेकिन मेरा फ्रेंड सर्किल है उसमें सबसे कम आई है मेरी। अच्छा, कोडिंग सिखा रहे हैं, मुझे कोडिंग नहीं करनी तो मत करो। कोई दूसरा रास्ता नहीं दिखाई देता। रोती हूँ, सुसाइड के ख्याल आते हैं, स्ट्रेस से बीमारी हो गई है, नींद नहीं आती। कॉलेज की 2 महीने की छुट्टी में 1 महीना रोते रोते निकल दिया। अरे भाई, इतनी किताबें हैं, 20 साल की हो, कुछ खेलना शुरू करो, पढ़ो, घूमो। छुट्टी है तो रो क्यों रही हो बैठ करके? और बिहार में तो आईआईटी है, रहने वाली कहाँ की है? मैं मान रहा हूँ रहने वाली भी है उत्तर भारत में, कहीं इतनी गर्मी है। घूमते घामते पहाड़ों पे चले जाओ। यही वो उम्र है जब
बहुत सस्ते साधनों से जा सकते हो, साधारण कमरों में रह सकते हो। थोड़ा इस भारत को समझो। हैं? 20 साल मुझे बहुत टेंशन हो गई है, मैं मर जाऊंगी, क्योंकि मैं आईटी पटना में हूँ और मेरी सीजीपीए सबसे कम आ गई। कितनी कम आ गई? 7 आई है, 10 की स्केल पे 7। हे भगवान। फर्स्ट ईयर में तो मेरी भी इतनी आई थी। पढ़ाई करो, घूमो, खेलो। इतनी किताबें हैं जो मैंने ही सुझाई हैं, उसको पढ़ क्यों नहीं रहे हो? डूब मरने से अच्छा है स्विमिंग सीख लो। आत्महत्या के ख्याल आते हैं, डूब मरेंगे, इससे अच्छा पानी में ही डूबना है तो स्विमिंग सीख लो ना। यही टाइम है स्विमिंग सीखने का। देखो भाई, न तो अपना विक्टिमाइजेशन करना चाहिए, न अपना ग्लोरिफिकेशन करना चाहिए। ठीक है? और अहंकार में ये दोनों ही टेंडेंसी साथ साथ चलती हैं। वो कभी अपने आप को ग्लोरीफाई करता है, मैं कितना महान हूँ, और कभी अपने आप को विक्टिमाइज करता है कि मैं महान तो हूँ पर दुनिया ने मुझे कदर नहीं दी। जो है सो है, जो भी स्थिति है उसमें अब देखो बेहतर क्या कर सकते हो। आईटी का कैंपस है, उसमें फैसिलिटीज़ मिलेंगी, उनका फ़ायदा उठाओ। कोई भी स्थिति आ जाए ज़िंदगी में, अपने आप को विक्टिम मत बनाना ज़बरदस्ती। और वही विक्टिम बनाने में ही एक चीज़ होती है अपने आप को शहीद बनाना। वो विक्टिमाइजेशन से जुड़ी हुई बात है जो विक्टिमाइजेशन को ग्लोरीफाई कर देती है। आई एम द ग्लोरियस शहीद। ना तो सेल्फ ग्लोरिफिकेशन, ना ही सेल्फ विक्टिमाइजेशन। कुछ नहीं करना है, काम करना है, काम करो, मौज करो। कह रही हैं अतीत में अज्ञानवश झुन्नू ने जो गलत कर्म और कांड कर दिए हैं, तो अब क्या ज़िंदगी भर डर कर रहना पड़ेगा कि कहीं आज या भविष्य में अतीत के गलत काम उजागर न हो जाएं, समाज और परिवार से बहिष्कृत न कर दिया जाए? क्या हम पूरी ज़िंदगी गिल्ट फ्री रहकर नहीं जी सकते हैं, अपनी गलती से सीख लेकर और सबक लेकर? देखिए, दो बातें होती हैं। पहले तो खुद वो मत रहो जिसने अतीत में ये सब गलतियां वगैरह करी हैं, जिसको भी आप गलती बोल रहे हैं। अगर आप सचमुच मानते हो कि उसमें कुछ गलत था ही, तो वो मत रहो ना जिसने गलतियां करी थी, बदल जाओ पूरे तरीके से। तो पहली चीज़ तो ये है कि बदल ही जाओ, वो रहो मत। और दूसरी चीज़ बदलाव में ये शामिल होती है कि आंतरिक बदलाव के साथ बाहरी आता ही आता है। आप ये नहीं कह सकते कि मैं भीतर से बदल गया हूं पर बाहर मेरे सब कुछ वैसा ही है जैसा पहले था। कि मैं भीतर से तो बदल गया हूं पर मैं अभी भी वही खाता हूं जो मैं पहले खाता था। मेरी अभी भी संगत वही है जो पहली थी। मेरा अभी भी चुनाव करने का तरीका, नौकरी करने का तरीका, रिश्ते बनाने का तरीका सब वैसा ही है जैसा पहले था, लेकिन मेरा दावा ये है कि मैं भीतर से बदल गया हूं। तो पहली बात तो ये कि भीतर से बदलो। अगर लगता है अतीत में गलती करी थी तो भीतर से वो मत बने रह जाओ जिसने गलती करी थी। और दूसरी बात ये कि भीतर से अगर सचमुच बदलना है तो बाहर भी बदलाव को आने की अनुमति देनी पड़ेगी। अपने आप को ऐसों के साथ ही बांधे रहोगे जो आपके यथार्थ से ज्यादा आपकी छवि से प्यार करते हैं, तो गड़बड़ हो जाएगी ना। फिर डर के ही रहना पड़ेगा क्योंकि छवियां तो काल्पनिक हैं, कभी भी टूट जाएंगी। यथार्थ आकर के एक धक्का मारेगा, सारी छवियां टूट जाती हैं। और छवियों को बचाए रहने में बड़ी मेहनत लगती है बाबा। किसी के सामने अपनी छवि बना के नहीं रखनी चाहिए, बड़ा महंगा सौदा होता है।
क्योंकि सच्चाई मेहनत नहीं मांगती है। सच्चाई तो माने जो हो, उसमें कुछ बनावट नहीं है, उसमें कोई श्रम नहीं है, उसमें कुछ पकाना नहीं है, उसमें कुछ सजाना नहीं है, जैसे हो वैसा ही बस प्रस्तुत हो जाना है। तो उसमें श्रम नहीं लगता, पर झूठ में छवि बनाकर रखने में बड़ा श्रम लगता है। तो ऐसों को बहुत महत्व क्यों देना जो आपसे वो श्रम करवाते हो, जो कहते हो कि अगर हमसे रिश्ता रखना है तो वैसे बने रहो जैसी छवि तुम्हारी हम चाहते हैं। जिसको आपका सच स्वीकार नहीं है उसको आप स्वीकार नहीं है ना। उसने आपसे रिश्ता नहीं बनाया, उसने आपकी छवि से रिश्ता बनाया है, और आपकी छवि आप है नहीं, तो माने उसका आपसे कोई रिश्ता है नहीं। जिंदगी में कोशिश ये करनी चाहिए कि कम से कम चीजें रहें जिन्हें छुपा के जीना पड़े, बड़ा बोझ उतर जाता है। नहीं तो एक झूठ को बचाने के लिए 100 बोलने पड़ते हैं। इससे अच्छा ये है कि बेबाकी से सच में जियो। एक बात छुपानी है ना, 100 बातें बोलनी पड़ेंगी। फिर से सोचिए ना, जो आपके यथार्थ से सहमत ही नहीं है, जो आपके यथार्थ को अस्वीकार करना चाहता है, उससे आपका कोई रिश्ता है ही कहां। आप तो उसके सामने कुछ और बनकर बैठे हो, तब वो आपको स्वीकार कर रहा है। जिस दिन आप जो बनकर बैठे हो, जिस दिन आप उसके सामने जो सुंदर प्रिय मुखौटा लगाकर बैठे हो, आपने वो मुखौटा उतार दिया, उस दिन वो आपको उतार देगा। अगर आपको मेरा मुखौटा पसंद है तो बताइए, आपने मुझसे कोई रिश्ता बनाया है या मेरे मुखौटे से? मुखौटे से। और मुखौटा ढोना बड़ी मेहनत का काम है, बहुत मेहनत का काम है। मैंने बड़े हंसी हंसी के तरीके में कहा था, ये 12-14 साल पहले की बात होगी। तो वही सब कॉलेज के लड़के लड़कियां थे, उनके साथ हो रहा था। फरवरी का महीना था, वैलेंटाइंस डे के आसपास का समय। तो इसी पर किसी ने सवाल पूछ लिया कि इन दिनों हम लड़कियों को इम्प्रेस करने के लिए कितना कुछ करते हैं। तो मैंने कहा, और जो कुछ तुम करते हो वो करके कोई सही रिश्ता नहीं बन सकता, क्योंकि जिसको तुम इम्प्रेस कर रहे हो उसको तुम अपना मुखौटा दिखा रहे हो। तो एक खड़ा हो गया, तो वो बोला कि बट व्हाई शुड आई नॉट इम्प्रेस माई गर्लफ्रेंड इवन इफ दैट मीन्स वियरिंग अ मास्क। मैं अपनी गर्लफ्रेंड है मेरी, मैं उसको इम्प्रेस क्यों ना करूं? और इम्प्रेस करने के लिए अगर मुझे मुखौटा लगाना पड़ता है तो मैं क्यों ना लगाऊं? तो मैंने उसको उसी की अदा में जवाब दिया, बिकॉज यू कैन नॉट किस वियरिंग अ मास्क, एंड व्हाट्स द पॉइंट इन बीइंग विद हर इफ यू कैन नॉट इवन किस हर। जो आशय था वो समझिए। जिसके सामने मुखौटा लगाकर जा रहे हो उसके साथ क्या रिश्ता बनाओगे? इसी बात को मैंने उसको, लड़के को, इस तरीके समझाया था कि तुम गर्लफ्रेंड के लिए मुखौटा लगा रहे हो, पर मुखौटा लगा के तो तुम उसको किस भी नहीं कर सकते। तो क्या मिला तुम्हें मुखौटा लगा के? इसको जीवन में नियम की तरह पकड़ लीजिए। आप जो कुछ भी हैं, पहली बात उसको सुधारते रहना है, सुधारते रहना है, सुधारते रहना। ये अंदरूनी बात हो गई, भीतरी बात हो गई। एक ना एक रूप में हम सब अभी जहां पर हैं गलत ही हैं। कोई भी पूर्णतः शुद्ध तो हो नहीं गया, ना आप ना मैं, हम सब झुन्नू लाल हैं। तो पहली बात तो भीतर अपने पे लागू होती है कि मैं जैसा भी हूं मुझे बेहतर होते रहना, होते रहना, होते रहना, होते रहना। लेकिन मैं बेहतर होते रहने की कितनी भी कोशिश करूं, कुछ गुण दोष, कुछ विकार तो सदा रहेंगे, मिट्टी का शरीर है। जो व्यक्ति
मेरे यथार्थ को स्वीकार नहीं कर सकता और चाहता है कि मैं कोई आदर्श छवि की तरह जीऊं। उसके सामने जो मेरी सच्चाई है, मेरी नग्नता है, मैं उसको प्रकट कर दूंगा और फिर मैं कह दूंगा भाई देख लो मैं ऐसा हूं। अब अगर मैं तुम्हें स्वीकार हूं तो ठीक है, नहीं तो फिर हमारा रिश्ता पहले भी कभी था ही नहीं। द बॉल इज इन योर कोर्ट। बहुत मेहनत लगेगी किसी की नजरों में अपनी सही छवि बनाकर चलना। अरे बड़ी मेहनत का काम है, बहुत मेहनत का। मैं ज्ञानी बनकर बैठ जाऊं, जो बात मुझे पता नहीं है आप पूछे, मैं उसमें बोलने लग जाऊं, कितना श्रम लगेगा ना। मैं आपके साथ रोज रोज इतने इतने घंटे बात इसीलिए कर पाता हूं क्योंकि मुझे सोचना नहीं पड़ता। छवि पे चलने में बहुत सोचना पड़ता है, बार बार गणना करनी पड़ती है कि जो मैं बोल रहा हूं कहीं उससे मेरी छवि तो नहीं टूटेगी। मुझे आपके सामने अपनी छवि बनाकर रखनी ही नहीं है, तो इसलिए आप जो भी बोलते हो मैं उस पर बेझिझक स्पॉन्टेनियसली जो आता है वो अभिव्यक्त कर देता हूं। और यही मुझे अपनी एक एक बात को तोलना पड़े कि कहीं इस बात में मेरे लिए खतरा तो नहीं हो जाएगा, अगर मैंने ऐसा बोल दिया तो क्या होगा, वैसा बोल दिया तो क्या होगा। तो इतनी थकान हो जाएगी कि कोई रिश्ता गड़बड़ है ये जानने के लिए बस ये देख लो कि उसमें मुखौटे पहनने पड़ते हैं, और मुखौटे उतारने लगो तो रिश्ता टूटने लगता है। कई बार वो मुखौटे हम इतने दशकों तक लगातार पहनते हैं कि रिश्ता ही एक मुखौटे और दूसरे मुखौटे के बीच में बन जाता है, और हमको लगता है यही तो रिश्ता है। कोई गलती इतनी बड़ी नहीं होती अतीत की कि उसके लिए आप जीवन भर अपने आप को अपराधी बनाती रहें। कुछ नहीं ऐसा हो गया, क्या कर लोगे, हम ही इतने से होते हैं, हम गलती क्या इतनी बड़ी कर देंगे। हम कौन, हमारी औकात क्या। झुन्नू कह रहा है कि मैंने अनंत आकार की गलती कर दी है। तेरे पास और क्या अनंत है कि तू अनंत आकार की गलती कर लेगा। ये भी अहंकार की एक चाल है अपने आप को अनंत सिद्ध करने की, कि मैंने गलती असीम कर दी। तेरा सब कुछ इतना इतना है, तेरी गलती इतनी बड़ी कैसे हुई, तू बता तो दे। हो सकती है। रोटी थी, इतनी बड़ी रोटी थी, और रोटी सड़ भी जाएगी, या रोटी आप पका रहे थे वो जल भी जाएगी, तो इतनी बड़ी तो रहेगी। या ये कहोगे कि हाय राम मैंने इतनी बड़ी रोटी जला दी, इतनी बड़ी तो नहीं जलेगी, वो जितनी थी उतनी ही तो जलेगी। जब थी ही इतनी बड़ी तो गलती भी तो इतनी ही बड़ी हो सकती है ना। तो काहे को भीतर ये बोझ लेके चलना कि मैंने बड़ी भारी गलती कर दी। हमारा कुछ नहीं बड़ा भारी है। जिन्होंने कोई गलती नहीं करी है वो भी कल राख हो जाएंगे, जिन्होंने बहुत गलतियां कर दी वो भी कल राख हो जाएंगे। इतना नहीं सोचते कि मैं बड़ा पापी हूं वगैरह वगैरह ये सब। हाँ, जो सुधरने को ना तैयार हो वो जरूर थप्पड़ खाएगा जिंदगी से। गलतियां तो होती हैं, सुधरो ना, सुधरो, सुधरते चलो। और दोस्त वो है जो सुधरने में सहायक बने। जो गलतियां गिनाए वो थोड़ी दोस्त है, और गलतियां गिना के बोले कि तू भ्रष्ट है, तू पतित है, और मैं सिर्फ उसको दोस्त बना सकता हूं जिसकी उज्जवल छवि हो, ये दोस्त नहीं है। दोस्त वो है जिसको सब तुम्हारी गलतियां पता हो, जिसको बेधड़क जाके अपनी गलती बता सको, लेकिन फिर वो जवाब मांगे कि अच्छा अब तूने गलती बता दी, अब ये बता सुधर कैसे रहा है। मुझे कोई समस्या नहीं है कि तूने गलतियां करी, लेकिन मुझे बहुत समस्या होगी अगर तू सुधर नहीं रहा है। इसको दोस्त बोलते हैं, जिसको अपनी गलतियां भी बेखौफ होके बता सको
और जो फिर तुमको बेखौफ होकर के पकड़ सके कि अब तूने गलती तो बता दी, चल कोई बात नहीं, लेकिन अब सुधर के भी दिखा। कह रहे हैं कि मैं अपने जीवन को देखता हूं तो सारे ही काम गलत केंद्र से हैं, पर जब केंद्र बदलने की कोशिश करता हूं तो परिवार और समाज का ऐसा दबाव आता है कि मेरा सारा ज्ञान धरा का धरा रह जाता है। कैसे आगे बढ़ूं? सबसे पहले तो कुछ दम दिखाओ भाई, 26 साल के हो। अभी बैठे हो ना, तो पृथ्वी का जो वायुमंडल है वो सैकड़ों हजारों किलोमीटर का है, और वो जो पूरा का पूरा वायुमंडल है वो तुम्हारे ऊपर दबाव बना रहा है। क्या कर रहा है? दबाव बना रहा है। उसी को एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। बचपन में पढ़ते होगे 760 mm ऑफ Hg, मरकरी 76 सेंटीमीटर, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। जबरदस्त, बड़ा ऊंचा होता है एटमॉस्फेरिक कॉलम, बहुत दूर तक जाता है, और वो सब का सब तुम्हारे ऊपर दबाव बना रहा है। पर तुम उस दबाव में बिखर जाते हो क्या? नहीं बिखर जाते। कारण पता है? दिल। जितना दबाव वो ऊपर से बनाते हैं, ठीक उतना ही दबाव ये जो तुम्हारा दिल है ये भीतर से बना देता है। उसको बोलते हैं ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर को बिल्कुल न्यूट्रलाइज कर देता है। नहीं तो ये भी हो सकता था कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर तुमको बिल्कुल, दिल चाहिए ना बाहर का दबाव झेलने के लिए। उन्होंने दबाव बनाया तो बनाया, तुम्हारा दिल धड़क नहीं रहा है क्या? बाहर से दबाव है वो बता रहे हो, भीतर से कोई दबाव क्यों नहीं उठता? भीतर से भी तो उठना चाहिए ना दबाव। बस इतना बता रहे हो, बाहर वाले दबाव बना देते हैं, परिवार और समाज वाले। भीतर यहां कोई नहीं बैठा है जो दबाव बना रहा हो कि मैं तुम्हारी सच्चाई हूं, मैं तुम्हारा प्यार हूं, मुझे कब अभिव्यक्त करोगे? उसकी नहीं आवाज सुनाई देती। जवान आदमी को प्रेमी होना चाहिए, वो नुकसान बर्दाश्त करने का साहस रखे प्रेम की खातिर। समाज, परिवार, दुनिया, व्यवस्था, ये सब दबाव सिर्फ स्वार्थ दिखाकर बनाते हैं। अब प्रेम है जो स्वार्थ को चलने नहीं देता। प्रेम नहीं है तो स्वार्थ चल जाएगा, जीत जाएगा स्वार्थ। स्वार्थ जीत जाएगा माने समाज जीत जाएगा। वो तो तुम्हें बताते यही है। परिवार बोलेगा हमारी नहीं सुनोगे तो जायदाद से बेदखल कर देंगे। समाज बोलेगा हमारी नहीं सुनोगे तो नौकरी छीन लेंगे। ऐसे ही तो होता है। जिसको ना जायदाद चाहिए ना नौकरी चाहिए, कहता है भाड़ में जाओ, दूसरी देख लेंगे। उस पर कौन दबाव बना सकता है? डरा कम करो। आया था किस काम को, सोया चादर तान। आया था किस काम को, सोया चादर तान। सूरत संभाल गाफिल, अपना आप पहचान रे साधो, अपना आप पहचान। जा घट प्रेम न संचरै, सो घट जान मसान। जा घट प्रेम न संचरै, सो घट जान मसान।
जैसे खाल लोहार की, सांस लेत बिन प्राण रे साधो, सांस लेत बिन प्राण। जिह घट प्रीति न प्रेम रस, पुनि रस नहीं राम। जिह घट प्रीति न प्रेम रस, पुनि रस नहीं राम। ते नरस संसार में, उपज भये बेकाम रे साधो, उपज भये बेकाम। प्रणाम सभी को। मेरा नाम भावना है, मैं हिमाचल से हूँ। मैं आचार्य जी को यूट्यूब के माध्यम से सुन रही हूँ। आचार्य जी को 1 साल से सुन रही हूँ और दिसंबर माह से मैं आचार्य जी के साथ गीता सत्संग में जुड़ी थी। जब से आचार्य जी को सुन रही हूँ, जिंदगी में बहुत ज्यादा बदलाव आए हुए हैं। मतलब कि पहले जैसे अंधों वाली लाइफ जीते थे, अब वैसी लाइफ नहीं जी रही हूँ। मतलब कि अब खुद के अहंकार को हर रोज जैसे हर दिन मेरा चुनौती भरा रहता है, खुद के अहंकार को मिटाना, और खुद के अहंकार को मिटाने का हरदम प्रयास करती रहती हूँ। पहले जैसे कि पूजा पाठ में बहुत विश्वास रखती थी, वो ढोंग पखंड वाली पूजा। अब जैसे आचार्य जी को सुनने लगी हूँ तो वो वाली पूजा तो अब मेरे से छूट ही गई है। तो मतलब कि बहुत ज्यादा बदलाव आए हैं आचार्य जी को सुनने से। आचार्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आज उनको सुनने से बहुत बदलाव आए हैं। मैं चाहती हूँ कि हर लोग जैसे मेरे में बदलाव आए हैं, ठीक वैसे हर किसी में ऐसे बदलाव आए। आचार्य जी से मैंने आज सीखा कि भगवान हमें कभी भी परिस्थितियों में नहीं डालते हैं, हम खुद अपनी परिस्थितियों में फंसते रहते हैं और हमें इन परिस्थितियों से खुद ही निकलना पड़ेगा। और आचार्य जी ने हमें बताया कि धर्म का नाम लेकर हम लोग जो है गलत कामों में लगे रहते हैं और फिर उन्हीं कामों के लिए हम प्रभु का नाम ले लेते हैं कि ये सब हमें प्रभु करवा रहे हैं, ये तो प्रभु की इच्छा है, ये सब गलत है। और हम इन गलत धारणाओं से जैसे हमें बाहर निकलना होगा, जब हमें अध्यात्म का ज्ञान होगा तभी हम गलत इन धारणाओं से बाहर निकल सकते हैं।